गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका ये 7वां पार्ट है। इसमें सभी परीक्षाओं में जीएस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको 20-20 क्वेश्चन के फॉर्म में एक वीडियो में लाया जाता है। इसमें के सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। जो आपका स्कोर हो 20 में से उसको कमेंट में लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसको टिक करिए, कमेंट करिए। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? देखिए, चालुक्य जो दक्षिण भारत का साम्राज्य था हमारा, उनमें से थे। ये हमारा नीचे जो दक्कन का एरिया था उससे नीचे, यहाँ केरल, तमिलनाडु, आज का कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये लोग शासन करते थे। तो उसमें चालुक्य थे। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ये थी बादामी। इसी का एक दूसरा नाम था वातापी भी इसको कहते हैं। क्या बादामी या वातापी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी या वातापी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कब? MPPSC प्री के ऑप्शनल हिस्ट्री 2015 में। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो अभी GIC प्रवक्ता की पेपर 1 की परीक्षा होने वाली है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अपनी तैयारी को इससे और बेहतर बना सकते हैं। क्वेश्चन है, शहनामा का लेखक कौन था? शहनामा एक पुस्तक है जो कि सल्तनत काल में लिखी गई थी। सल्तनत काल मतलब कौन सा काल है? 1206 के बाद का। 1206 जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करके यहाँ से जा रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बना के गया था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसी के बाद का काल क्या कहलाता है? सल्तनत काल। तो शहनामा किसकी रचना है? शहनामा फिरदौसी की रचना है। किसकी? फिरदौसी की। ध्यान रखेंगे, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। शहनामा किसकी रचना है? शहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या करना है? पूर्णतः संगमरमर निर्मित पहली मुगल इमारत जो कि संगमरमर की बनी हुई थी। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल जो है वो क्या था? तो संगमरमर से बनी हुई इमारत है और मुगल कालीन भी है, लेकिन ये पहली नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली जो संगमरमर से बनी हुई इमारत थी वो था एतमातुद्दौला का मकबरा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? संगमरमर निर्मित पहला मकबरा जो था या पहली इमारत थी वो कौन सी थी? एतमातुद्दौला का मकबरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ताजमहल भी संगमरमर से है पर ये सेकंड। ठीक, पहला कौन सा है? एतमातुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? जो सिख गुरु थे, मतलब कई 10 सिख गुरु हुए हैं, उनमें से वहीं पर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। एक गुरु थे, सिख गुरु, गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। ठीक है। तो अमरदास जो थे, अकबर ने इनकी बीबी को 500 बीघा जमीन दी थी। किसको? अमरदास की पत्नी को। अमरदास की जो पुत्री थी, अमरदास की पुत्री को कितनी? 500 बीघे जमीन दी थी। तो अमरदास की पुत्री के साथ विवाह हुआ गुरु रामदास का। तो रामदास ने उसी जमीन पर एक नगर बसाया जिसका नाम क्या रखा? अमृतसर नगर।
तो कोई पूछे अमृतसर नगर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछते हैं कि अकबर ने जमीन किसको दी, तो वो किसको दी थी, अमरदास की पुत्री। ठीक है, भानी करके उनका नाम है, और उस पर नगर किसने बताया, गुरु रामदास ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी। याद रखिएगा, इन्होंने 1917 अधिवेशन, कांग्रेस का 1917 अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता कि पहली जो विदेशी महिला थी उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो कहाँ कब की, 1917 में। और फिर 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में। और ये जो एनी बेसेंट थी ये किस देश की निवासी थी, तो ये आयरिश महिला थी। ठीक है, आयरलैंड की रहने वाली थी। ध्यान रखिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन होते हैं। पहली महिला अध्यक्ष, तो हम क्या कहेंगे, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश की निवासी, आयरलैंड की। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1917 की। 1917 अधिवेशन हुआ कहाँ, कलकत्ता में। ये चारों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी कांग्रेस अधिवेशन से ही क्वेश्चन है। ये जो क्या क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस अधिवेशन के बाद जितने भी अधिवेशन हुए उन सब में जितने भी कांग्रेसी नेता थे वो खादी वस्त्र पहनकर ही अधिवेशन में भाग लेते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब, 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन के बाद। ध्यान रखेंगे, 1926 गुवाहाटी अधिवेशन। ठीक है, क्या 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन के बाद कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर किसी क्वेश्चन में समस्या होती तो उससे रिलेटेड टॉपिक जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, किस अधिनियम के बाद या किस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल का पद क्या बना दिया गया, वायसराय का पद बना दिया गया। तो आइए इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। जैसे ही हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति को किसी भी तरीके से अंग्रेज उसका दमन करने में सफल हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1857 के बाद जो कंपनी आई थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अब भारत का शासन कहाँ चला गया, जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके पास। तो उन्होंने ही एक नए पद का सृजन कर दिया गया। वहीं पर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया। तो ये कहानी कब हुई, 1958 में। ध्यान रखेंगे, 1957 की क्रांति के बाद, यानी 1958 में। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय थे। याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। ठीक है, तो ये काम कब हुआ था, 1858। शायद अब आप कभी नहीं भूलेंगे, जब भी पूछे वायसराय तो 1857 की क्रांति के बाद। और कभी कभी ये भी पूछता पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन हम सभी ने पढ़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1920 से 1922 तक। ये डेट याद रखेंगे, कभी कभी छोटी एग्जाम्स में इसकी डेट भी पूछी जाती कि सॉरी, ये थोड़ा भारत छोड़ो नहीं, हम आपको असहयोग आंदोलन बताने लगे।
तो इसका जो सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ बताइए? 1942 में। उसमें क्या हुआ, इन सभी ने भाग लिया, बस डॉक्टर अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग नहीं थे। जो आपको अभी बताया जा रहा था 1920 से 1922, ये कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ख़त्म कैसे हुआ, कब हुआ? 1922 में। और कैसे हुआ? 1922 में ही चौरी चौरा कांड हुआ था। तो उसी कांड, वो हिंसात्मक थोड़ी कार्रवाई थी, जिसके कारण गांधी जी ने आकर क्या आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। नीले पत्र को, यहाँ लिटमस पत्र है, क्या? लिटमस पत्र। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ क्या नीले लिटमस को लाल कर देती है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया अम्ल के बारे में, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी बात याद रखिए, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरे, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तीसरी बात हो गई। चौथी बात, अम्लों का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है, कितने? 7 से कम। अम्लों का pH कितना होता है? 7 से कम। तो अम्ल के बारे में 4 पॉइंट हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्या? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और इनका pH 7 से कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन क्या है? इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, जो क्या किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो लैंगरहंस की कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, हिंदी में इसे लैंगरहंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं। इनके द्वारा हमारे शरीर में क्या इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अब इंसुलिन का कार्य क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में क्या करता है? शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन्स नहीं प्रॉपर मात्रा में उत्पादित होगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण लोगों में डायबिटीज़ नाम की बीमारी, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, वो हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंसुलिन हार्मोन्स के कम स्रावित होने या कम उत्पादित होने से ही मधुमेह रोग होता है। और ये किससे उत्पादित होती हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल CRPF। क्या है? CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है। तो यह ध्यान रखिएगा, मंगल नहीं आता है, शुक्र आता है, ठीक है। तो क्रम क्या होता है? बुध, उसके बाद शुक्र और फिर पृथ्वी, तो उसके बाद आता है मंगल। तो लेकिन निकटता है सबसे ज़्यादा इसके साथ रहती है। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन है? शुक्र। आप ये क्रम भी ध्यान रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दूरी का बढ़ता हुआ क्रम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ी हैं कई सारी क्रांतियां हैं। क्रांति का मतलब क्या हुआ? इनके उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया गया, उसी को क्रांति का नाम दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ में अचानक बदलाव आती तो हम कह देते ये क्रांति हो गई, ठीक है। तो अब कई तरीके की क्रांतियां हुई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, और कौन सी, पीली क्रांति, नीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां। तो हम आप क्या करेंगे कि एक एक क्रांति किससे संबंधित है ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो बात आती है श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो पहला बात तो यही है, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और इसके जनक किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसका जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। एक और पूछी जाती पेपर में, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से, ठीक है, फसल उत्पादन से। और इसका जनक किसको माना जाता है? स्वामीनाथन। एक थे MS स्वामीनाथन, उनको क्या माना जाता है? हरित क्रांति का जनक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो जो अमीनो अम्ल की संख्या है वो कितनी है? 20 है, ध्यान रखेंगे। और अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको हमको बाहर से लेना पड़ता है, उनको क्या कहते हैं? अनिवार्य या इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जिन अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है, उनको नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं? गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वो कब की थी? इससे इम्पोर्टेंट है, कब की थी? 1930 में। और कहाँ से शुरू की थी? ये देखिए, कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद में इनका एक आश्रम था, साबरमती आश्रम। कहाँ आश्रम था इनका? साबरमती आश्रम था, जहाँ से इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है? कहाँ से ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो उसमें रंध्र होते हैं, क्या होते हैं? रंध्र। उन्हीं से क्या करता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से ये करता वाला भाग होता है। कौन सा? रंध्र वाला। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों में हल्के हल्के छिद्र होते हैं, उन्हीं से ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के आंसू में, सॉरी ये आंसू नहीं, यहाँ पे क्या होगा? लार में। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जो कि हमारे जो खाने के साथ जीवाणु चले गए हैं उनको क्या करता है? मार देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाइसोजाइम। दूसरा एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कि क्या करता है? वो टाइलेन भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है? मंड या स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है, मंड या स्टार्च का पाचन करता है। और जीवाणुओं को कौन मारता है? लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? जैसे मान लिया ये कोई चिकना तल है, यहाँ पे प्रकाश किरण आई और क्या हुआ? टकरा के वापस लौट गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आना और किसी तल से टकराकर लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं, ध्यान रखेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखने वाला। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो होती है कांच की वो कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। जब भी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इसमें कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। देखिए आवेश क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। यदि किसी चीज पर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वहाँ पर कैसा? प्लस आवेश आता है, यानी धन आवेश। और अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो उस पर कैसा आता है? माइनस आवेश। इलेक्ट्रॉन अगर निकाले गए हैं तो प्लस, और इलेक्ट्रॉन अगर लिए हैं तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपके ध्यान रखने के लिए है क्योंकि ये डाटा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, इनमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है। भारत में धान सबसे ज़्यादा कहाँ, किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। और गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। धान सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। या आरओ एआरओ की परीक्षा होती है, पीसीएस की परीक्षा, जीआईसी भी पीसीएस द्वारा ही करवाया जाता है, यूपीएससी द्वारा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं। भारत में मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में। और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हम सभी जानते हैं, असम में। बांस का उत्पादन भी कहाँ होता है? असम में। चाय और बांस ये कहाँ होता है? असम में। और जूट, जूट तो कहाँ? पश्चिम बंगाल, सुंदरबन का डेल्टा, वहीं ये होती है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन आंध्र प्रदेश है। और केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।